हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था और सरफेस केमिस्ट्री मैंने चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया था 13 क्लासों में। आज इसके क्वेश्चन आंसर की अपन बात करेंगे। जो बुक्स में पीछे दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर, वो कंप्लीट क्वेश्चन अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, जिससे ये चैप्टर अपना लगभग क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिशोषण समतापी के लिए समीकरण है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। अधिशोषण समतापी के लिए समीकरण आपको सभी को पता है, x/m बराबर Kp 1/n। ये समीकरण अपन पढ़ चुके हैं, अधिशोषण समतापी की समीकरण। तो ये समीकरण अपने को सबको इसका क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, अधिशोषण समतापी समीकरण। दूसरा क्वेश्चन है, आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक वह अभिक्रिया जो उत्प्रेरित करती है। तो ये है 2 नंबर का प्रश्न। अपने को पता है आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, जियोलाइट होते हैं। क्या होते हैं, जियोलाइट। तो ये इनको वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, अपने को इस चीज का पता है, ये ध्यान रखना। वर्णात्मक उत्प्रेरक, आकृति वर्णात्मक उत्प्रेरक कौन से, जिन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं उनको क्या कहते हैं अपन, जियोलाइट कहते हैं। यानी वर्णात्मक उत्प्रेरक जिन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं तो उनका नाम क्या होता है, उनको वर्णात्मक उत्प्रेरकों को अपन क्या कहते हैं, जियोलाइट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण के लिए उपयुक्त कथन है। जो फिजिकल अब्जॉर्प्शन है उसके लिए उपयुक्त कथन है। आप सभी को पता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर आपको करवा चुका हूं। ये बस इतना ध्यान रखना है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में जो मैंने अंतर करवा दिया है वो सबको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम होती है। देखो, आपको गोल्ड संख्या लिखाई थी मैंने। सबसे कम गोल्ड संख्या किसकी होती है, जिलेटिन की। गोल्ड संख्या जिलेटिन की होती है और इसकी कितनी होती है, 0.002 से 0.005 तक होती है। सबसे कम गोल्ड नंबर किसका होता है, जिलेटिन का। आगे वाला, आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइड ऋणावेशित सोल है। अपने को पता है सभी को, आर्सेनिक सल्फाइड कैसा होता है, ऋणावेशित होता है। कैसा सोल है, ऋणावेशित सोल। अब इसको स्कंदन कौन करेगा, धनावेशित कण करेंगे ना, विद्युत अपघटे के। विद्युत अपघटे के कौन से कण करेंगे, इसको स्कंदित धनावेशित कण करेंगे। अब सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता किसकी होगी, AlCl3 सोडियम फास्फेट, AlCl3 Na3PO4 CaCl2 K2SO4, CaCl2 और K2SO4। आप बताओ, इस Al के ऊपर 3+ और इसके ऊपर सोडियम के ऊपर 1+, कैल्शियम के ऊपर 2+ और पोटेशियम के ऊपर 1+। बताओ सक्रिय आयन की संयोजकता सबसे ज्यादा किसकी है, एल्यूमिनियम की। उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। यही बताया था, समाक्षेपण आयन या सक्रिय आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही राइज होगी, ज्यादा होगी, बढ़ी हुई होगी। तो यहां पर कौन स्कंदित करेगा, इसको सर्वाधिक स्कंदित कौन करेगा, AlCl3। क्लियर है ये बात सभी को। नेक्स्ट, एंजाइम की सक्रियता अनुकूलतम ताप कितना होता है, 310 केल्विन होता है। इनके लिए अनुकूलतम ताप कितना होता है, 310 केल्विन होता है। क्वेश्चन, अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में, अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ये अपन सब ऐसे पढ़ चुके हैं। यहां पर ऑप्शन दे रखा है, जैसे मैं आपको बोल करके बता देता हूं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करके, इसे बारीक पीस करके, छिद्र युक्त बना करके, ये सभी होंगे। यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर दें इसका,
बढ़ा दें, बारीक पीस कर और छिद्र युक्त बना करके, छिद्र युक्त बनाकर, उपयुक्त सभी आएगा इसमें। तो अधिशोषक क्षमता में वृद्धि, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाकर, बारीक पीस कर, इन सभी में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ता है, और अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर उसकी अधिशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। आगे वाला क्वेश्चन है, कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। देखो 3-4 चीजें दे रखी है, इनमें से कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, इसके बारे में अपने को देखना है। समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण पृष्ठीय परिघटना है। जंग लगना भी एक पृष्ठीय परिघटना है, और ठोसों का मिलना यह भी पृष्ठीय परिघटना है। और विद्युत अपघटन ये एक अलग है, विद्युत अपघटन ये पृष्ठीय परिघटना नहीं है, तो यह आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा ही प्रश्न है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल पर ऋणावेश है, इसकी अवक्षेपण में बदलने की अधिकतम क्षमता किसकी होगी। ऐसा ही प्रश्न है, अधिकतम आर्सेनिक सल्फाइड ये रहा, अवक्षेपण में अधिकतम बदलने की क्षमता किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय आयन की संयोजकता क्या है, सबसे अधिक। इस तरह का ही क्वेश्चन है, ये सोल्व हो जाएगा आपसे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण का तरीका। देखो इसका विद्युत प्रासरण द्वारा किया जाता है। अपन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तनु HCl की कुछ बूंद ताजा फेरिक ऑक्साइड के अवक्षेप पर डालने पर लाल रंग का कोलाइडी विलयन बनता है। इस प्रक्रम को अपन किस नाम से जानते हैं। तनु HCl की कुछ बूंदे ताजा फेरिक ऑक्साइड के अवक्षेप पर डालने पर, अवक्षेपण की क्रिया होती है यहाँ पर, कौन सी क्रिया होगी यहाँ पर, अवक्षेपण की क्रिया, देख लेना आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। कोलाइडी कणों की अनियमित गति का अध्ययन रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ब्राउनी गति उसको अपन कह रहे थे, ध्यान है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे वाले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। देखो एक बार मैं बता देता हूं, आप ये देख लेना। वर्णलेखन का आधार है रासायनिक अधिशोषण होगा, स्वर्ण संख्या संबंधित है विद्युत कण संचलन से नहीं है, पर्पल ऑफ कोशियस से नहीं, सोने का कोलाइडी सोल है ये एयू का, जिसका बैंगनी रंग होता है। रक्षण कोलाइडों से, इसका संबंध किससे होगा, रक्षण कोलाइडों से। आगे अब है अति लघुत्रात्मक प्रश्न। इन अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के बारे में अपन बात करेंगे। पहला है, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइड अच्छे अधिशोषक क्यों होते हैं। अब देखो कोलाइडी कणों का आकार, ठीक है, क्या होता है, छोटा होता है, यानी छिद्रित होते हैं। इस कारण इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बस इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये अच्छे अधिशोषक होते हैं। बता सकते हो। तो पहला प्रश्न क्या आ जाएगा इसका आंसर, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण ये क्या होते हैं, अच्छे अधिशोषक। दूसरा क्वेश्चन है, पनीर किस प्रकार का कोलाइड है। दूसरा, पनीर किस प्रकार का, इसको जेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पनीर का जो कोलाइड सोल बनता है उसको जेल कहते हैं। इसमें क्या रहता है, ठोस में द्रव, ठोस में क्या रहता है, द्रव। तो अपन यहां पर बोल सकते हैं ठोस क्या है, परिक्षेपण माध्यम, और ये क्या है, परिक्षिप्त प्रावस्था। मक्खन, बूटपोलिस, पनीर, ऐसे एग्जाम्पल अपन जेल में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण का एक एक उदाहरण दीजिए। एक तो समांगी का लिखना है और एक लिखना है विषमांगी का। ये आपको मैं सब नोट्स में लिखवा चुका हूं, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल यहां पर मैं करवा चुका। तो ये आप बुक से पढ़ना, नोट्स से पढ़ना, जो नोट्स करवा दिया।
कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, दो कारण दीजिए। यानी कोलाइडी जो विलयन होते हैं वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इनके अपने को क्या लिखने हैं, दो एग्जाम्पल लिखने हैं। देखो एक तो क्या करते हैं, ये प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं एक तो। दूसरा परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर। बस ये दो कारण हैं। भाई ये क्यों दर्शाते हैं, प्रश्न है अपना, टिंडल प्रभाव क्यों दर्शाते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करने के कारण और परिक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम में अपवर्तनांक के कारण। ये ध्यान रखना अपने को, प्रश्न इसका ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, शरीर पर खरोंच लगने के कारण बहते हुए रक्तस्राव को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है। बताओ, रक्त क्या है, ऋणावेशित कण है ना रक्त में, जैसे एल्ब्यूमिन प्रोटीन, कल ही बताया था। कैसे हैं ये, ऋणावेशित। अब बताओ फिटकरी में कौन से आयन रहते हैं, Al3+ आयन, और ये ऋणावेशित और ये धनावेशित क्या हो जाएंगे, ये अवक्षेपित, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं ये क्या हो जाते हैं, स्कंदित होकर के क्या हो जाते हैं, वहां पर जम जाते हैं, और रक्त का क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है, जिससे रक्तस्राव क्या हो जाता है, रुक जाता है। अतः रक्तस्राव होने पर, कोई भी चोट लगने पर, रक्तस्राव होने पर वहां पर फिटकरी लगाई जाती है, जिससे थक्का बन जाता है। ये कारण है रक्त ऋणावेशित, ये फिटकरी में धनावेशित। यह आपको बताया था FeCl3 भी लगाया जाता है, इसमें क्या रहते हैं, फेरिक आयन रहते हैं, ये भी स्कंदित कर देंगे किसको, इन ऋणावेशित कणों को। ये चीज सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, बहुआण्विक कोलाइड किसे कहते हैं। अब देखो बहुआण्विक कोलाइडों में आपको बताया था मैंने, वह कोलाइड जिनमें अणुओं का आकार 10⁻⁷ से भी कम होता है, और ऐसे बहुत सारे अणु वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़ करके कोलाइडी आकार के कणों का शेप पा लेते हैं, तो इस प्रकार के कोलाइड कहलाते हैं बहुआण्विक कोलाइड। जैसे सोने के सोल में बहुत सारे गोल्ड परमाणु, S8 में बहुत सारे सल्फर परमाणु रहते हैं, यानी सल्फर के सोल में बहुत सारे क्या रहते हैं, S संख्या S8 परमाणु, और गोल्ड का जो सोल रहता है उसमें कौन से रहते हैं, गोल्ड परमाणु रहते हैं। तो वे कोलाइड जिनमें कणों का आकार क्या रहता है, छोटा रहता है, वो कण परस्पर क्या हो जाते हैं, वान डेर वाल्स बलों द्वारा या दुर्बल आकर्षण बलों द्वारा जुड़ करके कोलाइडी आकार वाले कणों का आकार ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे कोलाइड बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। ये बताया, और ये बताया नोट्स में भी मैं आपको ये डिनोट करवा चुका हूं। आगे वाला क्वेश्चन है, अवशोषण और अधिशोषण में अंतर। प्रश्न लिखा करके आपको आंसर कराया हुआ है। अवशोषण और अधिशोषण में, अधिशोषण क्या है, पृष्ठीय परिघटना, अवशोषण क्या है, पूरी वूल परिघटना। अधिशोषण में केवल पृष्ठ पर चेंजेस होते हैं, और अवशोषण में पूरे जो विलयन होते हैं उसमें अंदर तक परिवर्तन होता है। वैसे क्वेश्चन लिखा करके इसका मैं आपको आंसर करवा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता दूर करने के लिए किस अधिशोषक का प्रयोग किया जाता है। यानी जल की कठोरता दूर करने के लिए किस अधिशोषक का प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हो जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, जियोलाइट का। आपको बताया था ना, अति सूक्ष्म छिद्रित एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। इन छिद्रों में जब जल के अणु चले जाते तो इन जियोलाइट को क्या कहते हैं अपन, जलयोजित जियोलाइट। और इनका यूज आपको बताया था कठोर जल को मृदु करने में भी। और ZSM5 नामक जियोलाइट था एक, ये किसको, एल्कोहल को गैसोलीन में बदल रहा था। यानी इनके कोटरों में एल्कोहल का निर्जलीकरण हो रहा था और हाइड्रोकार्बन गैसोलीन बन रहा था, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ऐसा मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शोषण को परिभाषित कीजिए। आप सभी जानते हो
क्या होता है शोषण? वह प्रक्रम जिसमें अवशोषण और अधिशोषण की प्रक्रियाएं साथ साथ होती है उसी को अपन क्या कहते हैं? शोषण। लिखाया हुआ है डेफिनेशन आपको। एक स्वतः उत्प्रेरक की अभिक्रिया लिखिए। स्वतः उत्प्रेरक की अभिक्रिया सभी को पता है क्या? स्वतः उत्प्रेरक एसिडिक अम्ल का एथिल एसीटेट का जल अपघटन, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन H प्लस CH3 COOH C2H5OH, इसमें ये क्या बना है? अम्ल। और ये बना हुआ अम्ल इसमें क्या रहते हैं? H प्लस आयन। यही किसका कार्य करने लग जाते हैं? उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाते हैं। तो ये क्या है? स्वतः उत्प्रेरक वाली अभिक्रिया। क्लियर है सभी को? इसके 2 एग्जाम्पल मैंने आपको नोट्स में करवा रखे हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। हेबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक एवं कौन सा उत्प्रेरक वर्धक होता है? देखो हेबर विधि है N2 + 3H2 Fe और MO, ये है आयरन और ये है मोलिब्डेनम। ये है उत्प्रेरक और ये है उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक 2NH3। बताओ कौन उत्प्रेरक है और कौन उत्प्रेरक वर्धक है? तो सबको आपको दिख रहा है यहां पर। ये रहा आयरन, तो क्या है यहां पर? आयरन तो क्या होगा यहां पर? उत्प्रेरक। लिख दिया मैंने। ये उत्प्रेरक और ये मोलिब्डेनम जो है वो क्या है यहां पर? उत्प्रेरक वर्धक। तो ये क्वेश्चन भी सबको क्या रहना चाहिए? आपको क्लियर रहना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सभी मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखे हैं। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण किस पद्धति पर कार्य करता है? और यह एंजाइम उत्प्रेरण जो था वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? देखो ये मार्क कर लेता हूं। एंजाइम उत्प्रेरण कितने 12 नंबर का क्वेश्चन है ये तालाचाबी सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? तालाचाबी सिद्धांत। और ये सिद्धांत दिया गया माइकेलसन और मेंटेन द्वारा। ये ध्यान रखना, तालाचाबी सिद्धांत, एक एंजाइम उत्प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? माइकेलसन मेंटेन सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो अब बात करते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोल्ड नंबर को परिभाषित कीजिए। आपको अच्छी तरह से पता है द्रव्य स्नेही कोलाइडों की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो क्या है? स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। रक्सीकोलाइड की मिलीग्रामों में वह मात्रा जो 10 ml गोल्ड के हाइड्रोसोल को 10% NaCl के 1 ml द्वारा अवक्षेपित होने से रोक देती हो, क्या कहलाती है? उसी को गोल्ड नंबर रक्सीकोलाइड की या गोल्ड संख्या कहलाते हैं। जिलेटिन, स्टार्च, केसिन, डेक्स्ट्रासिन, इन सब की मैंने आपको लिखवा चुका हूं। मैं आपको आगे वाला प्रश्न है, कारण बताइए कि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक होते हैं। सूक्ष्म विभाजित क्यों होते हैं? क्योंकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण अच्छे अधिशोषक होते हैं। एक बात बताओ, जैसे ये मार्कर है, ये चौक मान लो इसको, एक तो इसको जल में डाल करके निकाल ले अपन, तो इसके केवल पृष्ठीय अणु ही क्रिया करेंगे। अब इसको पीस लें तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे अणु बाह्य वातावरण के संपर्क में आएंगे। और उनको पानी में डाल करके निकालेंगे तो क्या सभी अणु भीगेंगे नहीं? क्या? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर सभी अणु क्रिया करने के लिए क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र। तो यहां पर भी क्या है? इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। वही कारण है सूक्ष्म विभाजित करने पर। हाँ, इमल्सन के प्रत्येक प्रकार का उदाहरण दीजिए। देखो इमल्सन 2 प्रकार का था, एक तो जल में तेल,
था दूध था, वेनिशिंग क्रीम, और तेल में जल, मक्खन, कोल्डली और ऑयल, कोल्ड क्रीम, ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुका, ये सभी बता चुका हूं आपको थ्योरी में। आगे वाला है क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशियस पर्पल क्या होता है। देखो, गोल्ड का जो कोलाइडोसोल होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, कोशियस पर्पल कहते हैं। बताओ, बताया हुआ है क्या है कोशियस पर्पल। जो गोल्ड का सोल होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और उसी को अपन क्या कहते हैं, कोशियस पर्पल के नाम से जानते हैं। तो लिखने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। उस उत्प्रेरक का नाम लिखिए जो मेथेनॉल को गैसोलीन में बदल देता है। कौन सा है? ZSM5। बताया था थोड़ी देर पहले। यहां पर क्या करता है, एल्कोहल को गैसोलीन में, गैसोलीन क्या है, हाइड्रोकार्बन। कैसे? इसके कोटरों में एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है और गैसोलीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय माध्यम में साबुन अपमार्जन क्रिया क्यों नहीं करते हैं। ये इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। अम्लीय माध्यम में जो साबुन हो जाते हैं ना, वो जल अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल अपघटित, और जल अपघटित होकर वसीय अम्ल बनाते हैं। कौन से अम्ल? वसीय अम्ल। और ये वसीय अम्ल जल में क्या होते हैं? जल में अविलेय होते हैं। इसी कारण साबुन अम्लीय माध्यम में क्रिया सामान्यतः नहीं कर पाते, क्योंकि साबुन अम्लीय माध्यम में जल अपघटित होकर वसीय अम्ल बना लेते हैं, और ये जल में क्या रहते हैं? अविलेय रहते हैं। इतना सा ध्यान रखना है। ये क्या होते हैं? अम्लीय माध्यम में वसीय अम्लों का निर्माण कर देते हैं जो जल में अविलेय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइडों को वर्गीकृत कीजिए। कौन कौन से कोलाइड हैं उनमें से देखना है। द्रव स्नेही कौन से हैं और द्रव विरोधी कौन से हैं। आर्सेनिक सल्फाइड, गोल्ड, स्टार्च, एयूसोल। आर्सेनिक सल्फाइड, स्टार्च, गोंद और एयूसोल। तो इसमें बता देता हूं मैं आपको, ये तो है द्रव स्नेही। कैसे हैं? द्रव स्नेही। और जो बच गए वो क्या हैं? द्रव विरोधी। आर्सेनिक सल्फाइड और स्टार्च, ये दोनों कैसे हैं? द्रव विरोधी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, ये आपके अति लघुतरात्मक जो क्वेश्चन थे एक एक लाइन के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। सभी को इनको याद करना है, लर्न करना है। क्लियर है ये सभी को? नोट्स वाली कॉपी में आप सभी को इनको क्या करना है? सोल्व करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब लघुतरात्मक मिसेल निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। बताओ, मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। बताने की जरूरत है क्या? नोट्स में पूरा कंप्लीट आपको करवा रखा है। सीएमसी वगैरह सब आपको मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। किस किस पर लिखनी है? अपोहन और कॉन्ट्रेल अवक्षेप पर। किस पर लिखनी है? अपोहन पर और कॉन्ट्रेल अवक्षेपण भी बोल सकते हैं। बताओ, ये कल ही बताया था मैंने आपको भाई। जो कार्बन के कणों युक्त, सूक्ष्म कणों युक्त धुआं होता है, उसमें से उन कणों को हटा लिया जाता है कॉन्ट्रेल अवक्षेपक द्वारा, और कणों रहित धुआं को चिमनी से बाहर निकाल दिया जाता है। कल आपको करवा दिया था। अपोहन में क्या किया जाता है? कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किया जाता है। एक पात्र होता है जिसमें जल भरा रहता है, उसमें एक कोशिका झिल्ली युक्त या चरमपत्र रहता है, उसमें कोलाइडी विलयन डालते हैं
और कोलाइडी विलयन में से विद्युत अपघट्य के कण बाहर जाते रहते हैं और कोलाइडी विलयन शुद्ध होता रहता है। ये जो प्रोसीजर है वो क्या कहलाता है, अपॉन कहलाता है। नोट्स में करवा चुका ये सभी आपको मैं। नेक्स्ट, प्रक्षेपण विधि द्वारा प्लेटिनम का जल में कोलाइडी विलयन बनाने का वर्णन कीजिए, उपयुक्त का नामांकित चित्र भी बनाइए। देखो आपको पता था ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, किसका, प्लेटिनम का जल में। आपको पता था एक थी ब्रेडिंग आर्क विधि, विद्युत प्रक्षेपण, इसको विद्युत प्रक्षेपण कह रहे थे। आपको पता हो तो यहां पर अपन ने ऐसे बनाया था और इसमें अपन ने ऐसे बर्फ भर दी थी और यहाँ पर अपन ने धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे, माइनस और प्लस वाले। यहाँ पर क्या उत्पन्न करी थी अपन ने, आर्क। ये प्लेटिनम के, गोल्ड के और Ag के जो सोल थे वो अपन इसी प्रकार से बना रहे थे। यहाँ पर आर्क से ये धातु वाष्पित हो रही थी और इस बर्फ के संपर्क में आने पर वो पुनः संघनित होकर कोलाइडी विलयन का निर्माण कर रही थी। और स्थायी कारक यहाँ पर क्या मिला रहे थे अपन, स्थायी कारक के रूप में अपन क्या मिला रहे थे, KOH मिला रहे थे। तो ये चीज आपको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। करवा चुका हूं ये नोट्स में ये क्वेश्चन मैं आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत कण संचलन का स्वच्छ और नामांकित चित्र बताओ। इलेक्ट्रोफोरोसिस या विद्युत कण संचलन, क्या ये करवा चुका हूं क्या मैं आपको कंप्लीट। कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश की मात्रा का ज्ञान किया जाता है इसके द्वारा। हो गया है क्वेश्चन आपका। आगे वाला क्वेश्चन है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का गणितीय समीकरण लिखिए। बताओ फ्रेंडलिक, ये अधिशोषण समतापी का ये जो गणितीय है, क्या ये नोट्स में है क्या आपके पास। ये नोट्स में मैं पूरा आपको कंप्लीट लिखवा चुका हूं, पूरा डेरिवेशन इसका करवा चुका हूं। तो ये भी आपको वहीं नोट्स से देखना है, वहीं से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ये मैंने प्रश्न लिखा दिया और अंतर सबको लिखवा रखे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुआण्विक एवं वृहद आणविक कोलाइड में क्या अंतर है, प्रत्येक का क्या देना है अपने को, उदाहरण भी देना है। तो देखो एक तो थे बहुआण्विक कोलाइड, करवा चुका हूं ये आपको मैं, और एक कौन से थे, वृहद आणविक कोलाइड, ये थे। अब देखो बहुआण्विक कोलाइड क्या होते हैं, इसमें सूक्ष्म कण होते हैं, आकर्षण बलों द्वारा कोलाइडी आकार के कणों का निर्माण करते हैं। ऐसे कोलाइड बहुआण्विक कोलाइड कहलाते हैं। S8 था और Au का सोल था। इसमें क्या रहते हैं, बड़े कण प्रक्षेपण माध्यम में घुल करके वृहद आणविक कोलाइड का निर्माण करते हैं। इसमें आपको मैंने बताया था, जैसे नाइलॉन बताया था, प्लास्टिक बताया था, पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी बताया था, कुछ बहुलक भी बताए थे, स्टार्च, गोंद वगैरह, ये इसमें आपको मैंने बताए थे। तो दोनों ये करवा चुका हूं मैं आपको कंप्लीट, नोट्स में आपके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण करेंगे। देखो जब प्रकाश किरणपुंज कोलाइडी विलयन से गमन करता है, आप बताइए मेरे को, जब प्रकाश किरणपुंज कोलाइडी विलयन से गमन करता है तो उस प्रकाश किरणपुंज का अपने को मार्ग दिखाई देता है, क्योंकि कोलाइडी कण प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, जिसके कारण प्रकाश का वो पथ दिखाई देगा। और यह है टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव है, टिंडल प्रभाव। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अपने को क्या प्रक्षेपित होगा, क्या दिखाई देगा, टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो देखो कोलाइडी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत कण संचलन द्वारा किसी विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर कोलाइडी कण जाएंगे और वहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। तो यहां क्या होगा, विद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरोसिस क्रिया अपने को देखने को मिलेगी। धनावेशित है अगर कोलाइडी कणों पर तो वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे,
और अगर उनके ऊपर ऋणावेश है तो वो धनावेशित, और उनके ऊपर धनावेश है तो वो ऋणावेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, तो विद्युत कण संचलन होगा। इस प्रकार अपन कोलाइडी कणों पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, आवेश। एंजाइम उत्प्रेरकों के अभिलक्षण लिखिए। बताओ, एंजाइम उत्प्रेरकों के सभी अभिलक्षण आपको लिखा चुका हूं। सूक्ष्म मात्रा में प्रभावी, बहुत कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, कोलाइडी प्रकृति होती है, अनुकूलतम ताप क्या होता है, अनुकूलतम पीएच क्या होती है, वर्धक क्या होते हैं, विष क्या होते हैं, सबके बारे में अपन बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्न को सचित्र समझाइए। टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति। बताओ, बता दोगे दोनों के बारे में? टिंडल प्रभाव के बारे में बताना है और किसके बारे में बताना है, ब्राउनी गति, दोनों के बारे में बताना है। करवा चुका हूं। कोलाइडी विलयन बनाने की निम्नलिखित विधियां लिखिए। ब्रेडिंग आर्क विधि और कोलाइडी मील। कर दोगे? दोनों ही कौन सी है, प्रक्षेपण विधियां हैं। तो ब्रेडिंग आर्क विधि अभी बताई मैंने आपको, ब्रेडिंग आर्क विधि, और मील वो चक्की, विद्युत मील या विद्युत चक्की, कोलाइडी मील कहते हैं जिसको, कोलाइडी मील। दो विपरीत दिशा में घूमने वाले पट्टे लगे रहते हैं, दो पार्ट, और वो विपरीत दिशा में घूमते हैं, निलंबन डालते हैं और वो पिसने पर कोलाइडी आकार के कणों में चेंज हो जाते हैं। आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण या जियोलाइट पर टिप्पणी लिखिए। पूरा कंप्लीट आपको मैं करवा चुका हूं। कारण दीजिए। फिटकरी पीने के जल को शुद्ध करती है। देखो, पीने के जल में मिट्टी की ऋणावेशित अशुद्धियां रहती है। कैसी ऋणावेशित? फिटकरी में क्या रहते हैं, Al3+, ये क्या है, धनावेशित। बताओ, ये ऋणावेशित अशुद्धियों के साथ क्रिया करेंगे तो उदासीन कण या उनका अवक्षेपण हो जाएगा, वो स्कंदित होकर नीचे बैठ जाएंगे और उस पानी को अपन छान करके पीने में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ कोलाइड और क्रिस्टलोइड दोनों हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, अपन ने देखा था, एग्जाम्पल भी इसके अपन ने पढ़े थे। जैसे साबुन का जलीय विलयन आपने देखा होगा। साबुन का जलीय विलयन क्या होता है, कोलाइड होता है, और इसका अपन एल्कोहल में देखेंगे तो वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाता है, वो क्रिस्टलोइड की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो ये अपन ये पहले भी देख चुके हैं। जलीय विलयन कोलाइड और एल्कोहलिक विलयन इसका किसकी तरह व्यवहार करता है, क्रिस्टलोइड की तरह व्यवहार करता है। इसी प्रकार NaCl जलीय विलयन क्रिस्टलोइड और बेंजीन में क्या है, ये कोलाइड, देख चुके बिल्कुल। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? अपने को पता है वायुमंडल में बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं और वो क्या करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्लियर है? हाँ, नीले रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। मतलब जिसका तरंगदैर्ध्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। ये रिलेशन आपको सबको याद होगा, प्रकीर्णन समानुपाती तरंगदैर्ध्य की चतुर्थ घात। तो जिसका तरंगदैर्ध्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा। नीले रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, कम, अतः उसका प्रकीर्णन क्या होगा, ज्यादा। बाकी और रंग वो क्या हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं। इस कारण नीले रंग का आकाश हमें दिखाई देता है। ठोस पृष्ठ पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये बता चुका। अधिशोषक की प्रकृति, अधिशोषण वो भी देखा था अपन ने, पृष्ठीय अणुओं का क्षेत्रफल भी देखा, अणुओं का सक्रियण भी अपन ने देखा था। ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, नोट्स में आपको कंप्लीट करवा चुका। तो ये सरफेस केमिस्ट्री, ये चैप्टर मेरी ओर से कंप्लीट। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर बुक के जो जितने भी थे वो कंप्लीट करवा चुका हूं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। तो आज अपनी 5 चैप्टर में पूरे कंप्लीट करवा चुका। सॉलिड स्टेट कंप्लीट विथ क्वेश्चन आंसर विथ न्यूमेरिकल, सॉल्यूशन कंप्लीट विथ क्वेश्चन आंसर एंड न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चन भी करवा दिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरा कंप्लीट है, क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केमिकल काइनेटिक्स क्वेश्चन आंसर, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल आर्स कंप्लीटेड। और सरफेस केमिस्ट्री ये भी कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आपको सभी को नियमित रूप से क्लासें देखनी है और अच्छे से रिवाइज भी करना है। थैंक यू, धन्यवाद।